तो अब देखिए हम लोग जैसे लाइकोपोडियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हुए थे ना, उसी तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहली चीज, तो अगर आप डिवीजन की तरफ ध्यान देंगे तो डिवीजन में कोई बहुत खास अंतर नहीं है, बस एक चीज नई यहां पे आपको जुड़ी हुई दिखाई देगी और वो चीज है लिग्यूलोप्सिडा। मतलब यहां पे मैंने आपसे कहा कि यहां पे जो इनकी लीफ होती है ना, जो इनके स्पोरोफिल होते हैं, उस स्पोरोफिल में आपको लिग्यूल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये इनकी क्लास को अलग कर देता है, इसीलिए हम इनको लिग्यूलोप्सिडा में रखते हैं। ऑर्डर आपका वही सिलेजिनेला के ही नाम से है, फैमिली भी उसी के नाम से और जीनस भी उसी का है। तो इस तरीके से, और बाकी ये लाइकोफाइटा में है। तो यहाँ पे जो आपको डिविजन्स देखने को मिल रहा है, केवल एक अलग बनाता है, वो है लिग्यूलोप्सिडा। तो लिग्यूलोप्सिडा मतलब लिग्यूल का पाया जाना, और लिग्यूल के जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो फंक्शंस है स्पेशली, वो ज्यादा नोन नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स नोन है, लेकिन कुछ ज्यादा इसके बारे में अभी पता नहीं है। हाँ, ये नो डाउट ये बात किताबों में बहुत साल पहले लिखी गई थी, तो आप रिसर्च पेपर वगैरह चेक कर लेंगे। अगर जिसको इंटरेस्ट होगा जानने के लिए, तो जरूर किसी ना किसी रिसर्च पेपर में इसके बारे में कोई ना कोई डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए खैर, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग, ये सिलेजिनेला का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर का बहुत जिक्र होता है, जिसको हम लोग राइजोफोर कहते हैं। तो यहाँ पे आप दो चीजों का सेक्शन देखेंगे। राइजोफोर इज अ पार्ट ऑफ रूट। ऐसा नहीं है कि राइजोफोर कुछ अलग होता है। जैसे आपको मैं बोल दूं टैप रूट आप कहते हो ना, तो टैप रूट जो होती है वो आगे जाकर के क्या हो जाता है, उसमें ब्रांचेस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मैंने क्या कहा कि सिमिलैरिटीज आएंगी, बड़े प्लांट जैसे कैरेक्टर की सिमिलैरिटीज आएंगी। जैसे टैप रूट में क्या होता है कि ऐसे मान लो एक रूट होगी, बगल बगल से मान लो ये ब्रांचेस निकलती हैं। अब ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये ब्रांचेस को आप ये मान लो, और राइजोफोर को आप एक प्रॉपर एक कॉमन रूट मान लो, जो किससे जुड़ी हुई होती है, सीधे हमारे स्टेम से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो राइजोफोर का जो स्ट्रक्चर है, उसको आपको चेक करना होता है कि राइजोफोर का सेक्शन कैसा है काटने में, और जो रूट है उसका सेक्शन किस टाइप का है कटने में। तो आगे जाकर के यही राइजोफोर जो होगी वो रूट का स्ट्रक्चर देगी मॉडिफिकेशंस के थ्रू। तो ये आपके राइजोफोर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे आपको माइक्रोफिल, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, साथ में ये हेट्रोफिलस भी रहेंगे। इसमें माइक्रोफिल और मेगाफिल दोनों पाए जाएंगे, जो इसको खास बनाएंगे। मतलब कुछ पत्तियां जो होंगी वो छोटी छोटी होंगी, जैसा कि आपको डायग्राम में ही दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे कुछ पत्तियां आपको ऐसे रो में छोटी दिखाई दे रही है, और कुछ पत्तियां क्या हो रही हैं, आपको बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जो पत्तियों का जो एस्टिवेशन है, वो छोटी और बड़ी दोनों तरह की लीव्स यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। खैर, चलते हैं डिटेल की तरफ। सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन सी चीजें जो आपको जाननी है। प्लांट बॉडी जो होती है सिलेजिनेला की, वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। तो कभी भी आप स्पोरोफाइट वर्ड सुनिए तो आपके जहन में जो है डिप्लॉयड जाना ही चाहिए। ठीक है, एंड इट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, नॉर्मल सी चीज है। देयर एग्जिस्ट वेरिएशन इन हैबिटेट ऑफ सिलेजिनेला, सम स्पीसीज पॉजेज, एक मिनट रुक जाइए, मैं लेजर पॉइंटर ले रहा हूं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट वेरिएशन इन हैबिट ऑफ सिलेजिनेला, सम स्पीसीज पॉजेज प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग सिस्टम। मतलब कि जो आपके जो क्या नाम से जो प्लांट होते हैं, वो हर्बेसियस नेचर के होते हैं। बहुत अच्छे प्लांट, मतलब एकदम वुडी नेचर के नहीं होते हैं। क्रीपिंग सिस्टम्स होता है, मतलब ये किसी भी सरफेस पे सरवाइव कर जाते हैं। जैसे एस क्राइजाइना है आपका, सब इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट भी होते हैं कुछ प्लांट, क्लाइंबिंग भी होते हैं, और साथ में एपीफाइट भी होते हैं। तो ये सब आप स्पेसीज वाइज नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी के अंदर। खैर, इतना डिटेल में आपसे जीआईसी के एग्जाम में पूछ सकता है मे बी, लेकिन पीजीटी के एग्जाम में आप सिलेजिनेला पढ़ के जाइए, वो काफी अच्छा होता है। जो है बहुत रेयर केस होता है कि ऐसे क्वेश्चंस निकाल देता है। तो अगर आप स्पेसीज वाइज पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आपको स्पेसीज दिखाई दे रही हैं, इन सारी स्पेसीज का कुछ नेचर होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पेसीज आर पेरेनियल। पेरेनियल वर्ड का कोई मतलब बता सकता है हमें यहाँ पे? कोई पेरेनियल वर्ड का मतलब बता सकता है हमें यहाँ पे? चलिए जवाब दीजिए भाई।
पेरेनियल वर्ड का मतलब कोई बताइए। मोर देन आई थिंक 2 ईयर होता है, तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन मोर देन 2 ईयर आपका बेसिकली होता है जो पेरेनियल होता है वो। चलिए तो यहाँ पे मैं एक मिनट फिर से मुझे सेटिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्लाइंबिंग है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ज्यादातर जो स्पेसीज होती हैं वो पेरेनियल होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। ठीक है, ये किसके बेसिस पे बताया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड अरेंजमेंट ऑफ लीफ। इनके बेसिस पे सिलेजिनेला को डिवाइड किया गया है 2 सब जेनरा में। जैसे मैंने आपको बताया था लाइकोपोडियम में 2 सब जेनरा बताया हुआ था, नाम याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चंस पूछ लेगा तो आप बीट हो जाएंगे। तो लाइकोपोडियम वाला याद रखिएगा, एक आर से था शुरुआत और एक यू से था शुरुआत। मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था उसको, लेकिन फिर उसका जवाब वही सेशन में ही खत्म हो गया था, जवाब दे दिया गया था। तो सिलेजिनेला को भी 2 सब जेनरा में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग होमियोफिलम फाइलम कहते हैं और हेट्रोफाइलम कहते हैं। अब देखो इसका नाम से ही क्लियर है, फाइलम जो वर्ड होता है, फिलस जो वर्ड होता है वो यूज किया जाता है लीफ के लिए। होमो में क्या है कि इसमें सिंगल टाइप की रहेंगी और इसमें जो है वो डबल टाइप की लीव्स देखने को मिलेगी आपको, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि होमोफाइलम जितने भी होते हैं आपके, उनमें इरेक्ट स्टेम होता है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती है। लीव्स कैसी होती है? स्पाइरली अरेंज्ड होती है और सिंगल नेचर की लीफ होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी और बड़ी लीव्स होती हो, सिंगल नेचर की लीव्स होती हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, जैसे लाइकोपोडियम में थी। हेट्रोफिलम में क्या है कि इंक्लूड स्पेसीज विथ प्रोस्ट्रेट स्टेम। यहां पे जो स्टेम है वो प्रोस्ट्रेट होगी, विथ शॉर्ट इरेक्ट होगी, ब्रांच्ड होगी, और इसमें लीफ जो है वो किस नेचर की होंगी? डाइमॉर्फिक नेचर की होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको ध्यान में सुनिएगा। केवल नाम सुन करके आप जो है इनके वर्ड का पता लगा सकते हैं। होमो मतलब सिमिलर टाइप की रहती है और हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप की। ठीक है, तो हेट्रोफिलम जो होते हैं वो हमें सिलेजिनेला में ज्यादा देखने को मिलते हैं, उसको अभी आप आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। सिलेजिनेला इज कॉमनली कॉल्ड स्पाइक मॉस। सिलेजिनेला को हम लोग स्पाइक मॉस के नाम से जानते हैं और दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमिड टेम्परेचर एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मॉइस्चर वाली जगह इनको भी पसंद आती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस प्लांट में नहीं आते हैं। और जो सबसे ज्यादा चीज होती है ना वो होती है रूट। रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनता है किसी भी प्लांट को एडवांस बनाने के लिए, क्योंकि देखिए सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? टेरेस्ट्रियल होने के लिए, सरवाइव करने के लिए सब कुछ डिपेंड करता है हमारे रूट के ऊपर। तो रूट में एक स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं, उसका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जितने भी आपके लोअर प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर रूट तो है, लेकिन कई दफे उनके अंदर जो हमारा रूट कैप होती है वो जो होते हैं बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो जिसके कारण ये प्लांट बहुत रेयर जगह पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत डीप नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टिपिकल जो कुछ प्लांट होते हैं वो। अब यहाँ पे जैसे कि क्या लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे ह्यूमिड टेम्परेचर को पसंद करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को आपको मिलते हैं। साथ में जो है सिलेजिनेला ट्रॉपिकल वगैरह सबको पता होगा, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इक्वेटर, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ट्रॉपिकल जो होता है वो रीजन टेम्परेट के नीचे की तरफ होता है, इक्वेटर के पास में होता है, और ये रीजन पे धूप बहुत अच्छी होती है। और ऐसा नहीं, यहाँ पे पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट है, अगर वहां पे रेन होती है, रेनफॉल होती है, तो ये फॉरेस्ट बहुत घने और इनकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। पत्तियां बड़ी इसलिए होती क्योंकि धूप ज्यादा निकलती है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड बनाते हैं प्लांट के लिए। और ये प्लांट शेप और साइज में बहुत बड़े होते हैं, जैसे सागौन को ले लो, शीशम को ले लो। अब शीशम तो मैंने देखा ही नहीं है कभी, ठीक है, सागौन को देखा हुआ है। और बाकी आप जितने भी बड़े लीफ वाले प्लांट है अगर आप उनको देखो तो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन को बिलोंग करते हैं और थोड़ा रेनी सीजन को फील करना चाहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आप जिस रीजन में हो वो ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास में है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, लेकिन अगर वहीं पे आप बात करोगे मेघालय और चेरापूंजी जैसे इलाके में, तो वहां पे ट्रॉपिकल रीजन तो है लेकिन साथ में वहां पे रेनफॉल बहुत खतरनाक है, तो वहां पे फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इक्वेटर पे होने का एक फायदा है कि अगर आप ओशन के पास में हो, मॉनसून्स बन रहा है,
और सबसे बड़ी चीज होती माउंटेन। अगर वहां पे माउंटेन सही तरीके से है तो फिर उस जगह पे रेनफॉल बहुत धांसू होगी और उस सिचुएशंस में वहां पे फॉरेस्ट बहुत बढ़िया होंगे। तो बेसिकली उस रीजन की तरफ, हिमालयन रीजन की तरफ ये जो है, और चेरापूंजी मेघालय की तरफ आपको देखने को ज्यादा मिल सकते हैं। सिलेजिनेला जो होती है उसकी स्पेसीज है, जो कि दो स्पेसीज हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रुपेस्ट्रिस और सिलेजिनेला लैपिडोफाइला। ये जीरोफिटिक इन नेचर होती है। तो दो स्पेसीज हैं जो जीरोफिटिक नेचर शो करती है, मतलब ये डिजर्ट में भी रहना पसंद करती हैं, मतलब रेतीली जगह पे भी ये सरवाइव करते हैं, मतलब ये वाटर को सिक्योर भी करते हैं। अब यहाँ पे मैं जब पढ़ रहा था तो एक कैरेक्टर हमें यहाँ पे और देखने को मिलता है सिलेजिनेला के अंदर, कि ये अपने प्लांट बॉडी को सिकोड़ भी लेती हैं, मतलब कि अपने पूरी प्लांट बॉडी को सिकोड़ लेते हैं और ड्राई सीजन के अंदर कर्ल कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं बस बोल ही रहा था लेकिन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कर्ल कर लेते हैं अपनी प्लांट बॉडी को। मतलब जब बहुत ड्राई सीजन पड़ता है तो ट्रांसपेरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे देखो जीरोफिटिक अगर प्लांट है तो वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा। ये जो प्लांट है ना, ये प्रिमिटिव नेचर का है, मतलब इसमें बहुत एडवांस डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो अपने आप को फाइलॉइड्स में ढाल ले, है ना। फाइलॉइड्स वगैरह आप पढ़े होंगे, तो ये सिस्टम्स नहीं कर सकते हैं, मतलब ये अपने स्टेम को लीफ जैसा नहीं बना सकते हैं, ये अपने लीफ को कांटों में नहीं ढाल सकते हैं, ये ट्रांसपेरेशन रेट को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करते हैं, अपने प्लांट बॉडी को क्या कर लेते, कर्ल कर लेते। और ये केवल और केवल प्लांट में देखने को नहीं मिलता, ये हमें एनिमल के केसेस में भी देखने को मिलता है। देखो कोई छोटा सा कीड़ा भी होता है, आप अगर उसको छूते हो तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद वो फिर चलना चालू कर देता है। अब आप सोचोगे कि यार ये डिफेंसिव बुद्धि जो होती है वो तो हर किसी के अंदर है, वो तो बड़े बड़े ह्यूमन भी इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं कि जैसे भी मजबूत आदमी को देखा तो जवाब नहीं देते, कमजोर आदमी को देखा तो उसके ऊपर भड़क जाता है। तो ये चीज तो हर कोई फॉलो करता है, पर जो आपके एनिमल्स है जैसे इंसेक्ट वगैरह, इनके अंदर वो चीजें इनबुल्ट है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको पता है कि कोई भी चीज को टच करता है, अगर सेंस को टच हो रहा है तो उस सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली बॉडी उनकी जो होती है वो डाउन स्टेट में जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जो बहुत लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो एडॉप्टेशंस है ना, वो बहुत अजीबो गरीब टाइप की है। जैसे यहाँ पे बॉडी को क्या कर लेते हैं, कर्ल कर लेते हैं, बिल्कुल सिकोड़ लेते हैं अपनी लीफ वगैरह को, व्हेन मॉइस्चर इज अवेलेबल। और उसके बाद जब मॉइस्चर इनको मिलता है तो ये क्या करते हैं, रिजर्ट्स के रिजरेक्शंस आप बोल सकते हो, और रिजरेक्शंस बोल सकते हो, देख लो भाई, जो भी बोल सकते हो पढ़ सकते हो। मतलब फिर से ये अपने प्लांट को क्या करते हैं, नॉर्मल स्टेज में लाते हैं। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है लैपिडोफाइला वाला है जो आपका जीरोफाइट है, और एक एग्जाम्पल आप और जान लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस। ठीक है, तो ये दो आपके जीरोफिटिक नेचर के प्लांट है, बॉडी को कर्ल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बना सकता है राइट और रॉन्ग वाले में, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं। रूट जो होती है इनकी सिलेजिनेला की एडवेंटिटियस होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी जो इज आर एम है उसको छोड़ दो। एडवेंटिटियस रूट होती है। रूट जो होती है वो डाइकोटमस ब्रांचिंग होती है, नॉट लाइक स्वेलिंग प्रेजेंट एट बेसल पोर्शन ऑफ रूट। बेसल पोर्शन पे, रूट के बेसल पोर्शन पे ऊपर आपको एक नोड्यूल जैसा, मतलब एक मोटा सा स्वेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्टेम, पोर्शंस ऑफ स्टेम, बेसल पोर्शंस ऑफ स्टेम, जहां से रूट की शुरुआत होती है। ठीक है ना। रूट आर जो होते हैं वो इंडोजीनस इन ऑरिजिन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एडवेंटिटियस रूट सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ये भी ब्रांच्ड होते हैं, प्रोस्ट्रेट होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत देखने को नहीं मिलते हैं, और डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। मतलब इसमें दो सरफेस आपको देखने को मिलेगी, डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो अभी आप जब लीफ देखेंगे तो डॉर्सल की तरफ आप कुछ अलग टाइप की लीफ देखेंगे और वेंट्रल की तरफ आप कुछ अलग टाइप की लीफ देखेंगे। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। अब आप आ गए लीव्स के अंदर। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं लिग्यूल, वो इसको एक एडवांस बनाता है, और ये क्वेश्चंस 100% बनाएगा। अगर सिलेजिनेला से पूछा तो लिग्यूल को क्वेश्चंस में रखेगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
ये टेरिडोफाइटा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये हमारा स्ट्रोबिलस है। अब मान लीजिए ये स्ट्रोबिलस जो है, इसमें आप दो तरह के स्पोरोफिल देख रहे हो, एक माइक्रो देख रहे हो और एक आप मेगा देख रहे हो। ये यहाँ पे आई थिंक इन्होंने, हाँ ठीक है सही है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्होंने क्या किया है, ये है आपका माइक्रो स्पोरोफिल जो माइक्रो स्पोरेंजियम में है, और इधर साइड में है आपका मेगा स्पोरेंजियम, जिसमें आप मेगा स्पोरोफिल ने किसको कवर किया है, मेगा स्पोरेंजियम को। और यहीं पे आपको ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं लिग्यूल। क्या कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो लिग्यूल होता है, ये देखो, ये यही इसी स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, ये यहाँ पे जो छोटा सा निकला हुआ है, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। अब ये जो लिग्यूल होता है सिलेजिनेला का, ये जो वहां की सेल्स होती है, वहीं पे सेल्स में, मतलब स्पोरोफिल की सेल्स में, ये मेगा स्पोरोफिल है ना, तो इसी मेगा स्पोरोफिल की सेल्स में कुछ सेल्स होती हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्लॉसोपोडियम। इसी ग्लॉसोपोडियम से जो है हमारी लिग्यूल की ओरिजिन होती है, और ये आगे की तरफ न्यूक्लियस सा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। पोजीशन पता चल गया सबको, पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं। अब हम इनके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि लिग्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। तो लिग्यूल जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, शुरू से देखते हैं। द लीव्स आर माइक्रोफिलस, सेसाइल एंड सिंपल, अ सिंगल मिडवीन इज प्रेजेंट। इसमें सिंगल मिडवीन भी प्रेजेंट होती है। इन लीफ के ऊपर बता चुका हूं, लीफ वाला वीडियो आप देख लीजिएगा जहां पे मैंने स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ था, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एक बार आपको बता दूंगा, लीव्स को बार बार नहीं बताऊंगा, तो आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। और जो लोग भी क्लास को जो है बीच बीच में जैसे छोड़ के, जिनके साथ प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। चलो सुबह की क्लास मैं इसलिए रखता हूं कि भाई आपका डेटा वगैरह बचा रहता है उस वक्त, और आप क्लास मेरी ले लोगे। बाकी लोगों की क्लास आप लो या ना लो, पर मेरी क्लास आप जरूर से ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है ये, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो, तो इस क्लास को जरूर लिया करो दिया। चलो, द वेजिटेटिव लीफ जो होती है, एज वेल एज स्पोरोफिल बियर स्मॉल मेम्ब्रेनस टंग लाइक स्ट्रक्चर। टंग लाइक स्ट्रक्चर है ये, देख लो कहां से भाई, ये ऐसी जीभ होती है, देख लो। मतलब ये किसकी जीभ है, खुद ही नहीं, मतलब ये तो मुझे लग रहा है किसी, अब वो सांप वाप वाली जीभ लग रही है, ठीक है, लेकिन खैर किसी की भी जीभ लग रही है, टंग लाइक तो है। टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसका ऑन एडॉक्सियल सरफेस की तरफ होती है, और इसको हम लोग लिग्यूल कहते हैं। बेसल पार्ट ऑफ लिग्यूल, अगर हम लिग्यूल के बेसल पार्ट की तरफ देखें तो वहां पे हमें एक सेल्स देखने को मिलती है जिसको हम लोग ग्लॉसोपोडियम कहते हैं। फंक्शन जो है इसका नोन नहीं है, बट इट इज व्यूड एज एसोसिएटेड विथ वाटर एब्जॉर्प्शन। इसका काम इन्होंने बताया वाटर एब्जॉर्प्शन का हो सकता है, सिक्रीशन का हो सकता है, और प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ सूट, मतलब कि बचाव करते हैं, मतलब एक तरह से सूट से इसको जोड़े रखते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इनका कोई फंक्शंस बहुत नोन नहीं है। वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सिक्रीशन कर सकते हैं, और प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ सूट, और सूट को एक आप कह सकते हो सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, वो भी बहुत ज्यादा नोन नहीं है। तो आप लिग्यूल को आप इतना ध्यान में रखिएगा कि लिग्यूल का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और जैसा मैंने कहा कि आप रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ते रहिए तो आपको कुछ नई चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि कुछ मेंबर जो होते हैं सिलेजिनेला के, वो होमोफाइलम होते हैं। कैसे होते हैं, होमोफाइलम। उसमें सेम लीफ होती है, स्पाइरली अरेंज होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ छोटी लीफ पाई जाती है और कुछ बड़ी लीफ पाई जाती हो। लेकिन जो हेट्रोफिलम टाइप की जो टेरिडोफाइट्स होती है, फिर से मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, एक मिनट में फिर से बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि जियोलॉजी वाले बच्चे, उनके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। चलो देखो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम वगैरह के लिए मेरे पास कुछ ऐसा पेज वेज ऐड होता है क्या इसमें, एक मिनट, होता तो होगा, कुछ तो होगा। अच्छा, स्क्रीन ऐड होता है यहाँ पे, ओके, हाँ ठीक है, मैंने यूज नहीं किया था कभी। चलो, जैसे मान लो कि ये हमारी एक होमो वाली ब्रांचेस है, होमो फिलम वाली है, ठीक है, और एक मान लो हमने ब्रांच बना लिया हेट्रोफिलम वाली, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, हेट्रोफिलम वाली ब्रांचेस है, ठीक है, हेट्रोफिलम वाली ब्रांचेस है हमारी। चलो, अब यहां पे क्या है कि जो होमोफिलम है, इसमें भी डॉर्सल और वेंट्रल होगा, लेकिन इसके डॉर्सल और वेंट्रल
दोनों साइड पे सेम टाइप की लीफ होगी, सेम साइज की लीफ होगी। समझ रहे हो ना, स्पाइरली अरेंज्ड होगा, पूरे ऐसे सरफेस पे होगा, मतलब एक ऐसे होगा, फिर एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ और एक उधर की तरफ, पीछे की तरफ स्पाइरली अरेंज होगा एक दूसरे के ऊपर, जैसा मैंने आपको कहा हुआ था। हेट्रो में क्या है कि वेंट्रल सरफेस की तरफ आपको जो है अलग टाइप की छोटी छोटी लीव्स देखने को मिलती हैं। आई थिंक वेंट्रल साइड की तरफ शायद बड़ी लीव देखने को मिलती है, और डॉर्सल साइड की तरफ जस्ट इसके अपोजिट की तरफ आपको बड़ी बड़ी लीफ देखने को मिलती हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था, शुरुआत में दिखाया हुआ था स्ट्रक्चर आपको, है ना। तो यहां पे आप ध्यान में रखिएगा कि हेट्रो में दो टाइप की आपको लीफ देखने को मिलती है, एक छोटी और एक बड़ी, जिसमें मैंने आपसे यही चीज बोला हुआ था कि हेट्रो में आपको दो तरह की लीव्स देखने को मिलती है। डॉर्सल रो की तरफ स्मॉल होती है और मतलब उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिल, और वेंट्रल रो की तरफ जो होती है वो लार्जर लीफ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगाफिल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड, मैंने जो दिखाया हुआ था स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ दिखाया हुआ था स्ट्रक्चर, और मैंने कहा था कि आप देखिए इसको ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कुछ छोटी लीव्स आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीछे की तरफ आपको कुछ बड़ी लीव्स देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हेट्रोफिल सबजीनस की जो हमारी सिलेजिनेला होगी उसमें आपको हेट्रोफिल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो होमोफिलम सबजीनस की होगी उसमें आपको सिंगल टाइप के लीव्स देखने को मिलते हैं। इतनी बात अभी तक सबको समझ में आई? मुझे एक बार जवाब दे दो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। सबको इतनी बात समझ में आई? खैर, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर। इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते हैं। देखो यार, नॉर्मल आपने पिछली बार सब कुछ पढ़ा हुआ था लाइकोपोडियम में, तो जो लाइकोपोडियम पढ़े हुए थे उनके लिए बहुत ज्यादा इसमें मैं दिमाग नहीं खपाऊंगा। देखिए, नॉर्मल अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए तो आपको यहाँ पे लिखी चीजें पढ़ने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो आप स्ट्रक्चर देख के पहचान सकते हो कि क्या चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, नॉर्मल यहाँ पे एपिब्लेमा दिख रही है आपको ऊपर सरफेस की तरफ, साथ में रूट हेयर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, ये रूट हेयर है। पता नहीं क्यों इसको नाम में नहीं मेंशन किया है, अगर बनाया है तो करना चाहिए था। रूट हेयर एक एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। साथ में कॉर्टेक्स है, और उसके साथ में यहाँ पे नहीं बताया है कि कॉर्टेक्स में इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं या फिर नहीं है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी एपिब्लेमा है, कॉर्टेक्स है, ये आपकी एंडोडर्मिस है, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब कि बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम होने का मतलब इसका स्टील कैसा है, इसका जाइलम कैसा है, एग्जार्च टाइप का है। कैसा है? एग्जार्च टाइप का है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अभी यहाँ पे लिखा हुआ सब मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख के पहचान लीजिए, अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम सेंटर में है, तो आप ये जान लीजिए कि वो हमारा एग्जार्च नेचर का है। जबकि अगर आप देखिए, मैंने एक चीज और बताया हुआ था कि प्रोटोस्टील की सबसे खास बात होती है कि इसमें जो फ्लोएम होती है वो सराउंड करती है, पूरी तरह से ढके हुई होती है हमारे जाइलम को, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में किसी तरह के पिथ का फॉर्मेशन भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल हमारी प्रोटोस्टील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आइए देखते हैं अब इस यहाँ पे सारी बात को। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, एपिब्लेमा के भी नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ टेंजेंटली इलोंगेटेड सेल्स, ये इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, जो कि इसको यहाँ पे बनाना चाहिए था, ठीक है ना। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉर्टेक्स इज होमोजीनस मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा। जो यहाँ पे जो होमोजीनस होती है, इनकी जो जो कॉर्टेक्स होती है, बिल्कुल सिमिलर टाइप की सेल पाई जाती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सेल देखने को नहीं मिलती है। तो कॉर्टेक्स जो होती है उसमें बहुत मॉडिफिकेशंस देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए आपको सेम टाइप की सेल्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। पैरेन्काइमेटस होती हैं। इनर मोस्ट जो लेयर होती है कॉर्टेक्स की वो एंडोडर्मिस होती है। तो एंडोडर्मिस आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। द स्टील जो होती है वो कैसी होती है, प्रोटोस्टील और मोनार्च होती है। अब मोनार्च में कोई दिक्कत नहीं है, बताया जा चुका है आपको, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। तो मोनार्च होती है, मोनार्च के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्रोटोस्टील जो है वो एक तरफ आपको दिखाई देगी, एक ही तरफ उसका पोल दिखाई देगा, तो हम लोग उसको मोनार्च कहते हैं। एंड जाइलम जो होता है वो हमारा बेसिकली एग्जार्च होता है, ठीक है। ये मोनार्च ओनार्च के बारे में मैंने पहले बता दिया है, तो जो नए बच्चे आए हैं वो इस बात को ध्यान देंगे कि पिछला वीडियो देख लेंगे, तो मोनार्च ओनार्च मैंने सब बता दिया है, ठीक है ना। मतलब अगर प्रोटोस्टील जो है
उसका एक तरफ पोल होगा तो उसको मोनार्च बोलेंगे। देखो अगर केवल एक ही साइड में प्रोटोस्टील है, दूसरी साइड में नहीं है प्रोटोस्टील, तो इसको मोनार्च कहेंगे। अगर दोनों साइड में है, दो साइड मान लो इधर भी प्रोटोस्टील है इधर भी है, तो डाई आर्च हो जाएगा। चारों साइड में इधर भी प्रोटोस्टील इधर भी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका टेट्रार्च हो जाएगा। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। राइजोफोर, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका है, राइजोफोर। तो राइजोफोर में भी देखिए क्या आपको एक्सार्च देखने को मिल रही है, यस, बीच में मेटाजाइलम है और क्या है हमारा प्रोटोजाइलम है, प्रोटोस्टील ही है। कॉर्टेक्स के अंदर केवल आपको हाइपोडर्मिस देखने को मिल रही है, मतलब वहां पे रूट में जो कॉर्टेक्स थी वो होमोजीनस नेचर की थी, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है उसमें डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है हाइपोडर्मिस और नॉर्मल पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल पैरेन्काइमेटस है। तो पैरेन्काइमेटस में आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इनकी वॉल को हमेशा पतला दिखाएगा और हाइपोडर्मिस जो है वो हमेशा वॉल को अपने मोटा दिखाएगा। तो ये हाइपोडर्मिस जो होती है ये काफी स्ट्रॉन्ग सेल्स होती है, मजबूत होती हैं, किसके मुकाबले, पैरेन्काइमेटस के मुकाबले। पर हाईली डिवाइडेबल कौन होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी राइजोफोर भी एपिडर्मिस से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे डायग्राम सही है, इलॉन्गेटेड सेल्स है। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होता है, स्टील प्रोटोटाइप का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मोनार्च है, एक्सार्च है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है। इट इज सेंट्रीफ्यूगल, इसके बारे में हम लोग जब एडवांस बात करेंगे तब हम लोग वहां पे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। इन एस कैजुराइना क्रेसेंट शेप, इन एस इसमें शेप की बात करता है किसके, जाइलम के, डिफरेंट शेप की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो राइजोफोर का स्ट्रक्चर है हमारे जाइलम और फ्लोएम का, सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमें जो है इसके अंदर भी देखने को मिलता है रूट में। तो जाहिर तौर पे क्योंकि ऑरिजिन क्या है, बिल्कुल सेम ऑरिजिन है, मतलब ऑरिजिन में ऐसा नहीं है कि ऑरिजिन इनकी अलग है। रूट जो है मैंने पहले ही बता दिया था कि रूट का डेवलपमेंट किससे हुआ है, इसमें राइजोफोर से हुआ है। राइजोफोर ही आगे जाकर के डिवाइड करके आपकी रूट, तो जाहिर तौर पे सेल का नेचर चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगी क्योंकि राइजोफोर थोड़ी पुरानी सेल्स हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टेम की बात करते हैं, ठीक है। अब स्टेम में क्या है कि मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप कहीं पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पे देखो पहली बात तो देखो स्टेम में आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाएगी, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज जो स्टील है, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा, स्टील है वो प्रोटो स्टील है। कैसी स्टील है, प्रोटो स्टील है। साथ में ये जो तुम्हारा स्टील है ये मोनो स्टील है। क्या है, मोनो स्टील है। क्या है, मोनो स्टीलिक है। ये कैसा है, मोनो स्टीलिक है। और अभी मैं सब बताऊंगा आपको। साथ में जो हमारा स्टील है, जाइलम है, वो कैसा है, एक्सार्च है। कैसा है, एक्सार्च है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और साथ में यहां पे लिखा हुआ है एक चीज की, यहाँ की जो एंडोडर्मिस जो होती है, एंडोडर्मल सेल होती है, वो इलोंगेटेड होती है और इस तरीके की एंडोडर्मल सेल्स को हम लोग ट्रेबिकुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेबिकुलाई कहते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो एंडोडर्मल सेल्स होती है वो कैसी होती है, आपकी क्या नाम से इलोंगेटेड होती है और यहीं से आपके स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं जिसको कि हम लोग बेसिकली ट्यूबरकुलाई कहते हैं। देखो यहाँ पे एक रेडियल स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसको कि हम लोग बेसिकली ट्यूबरकुलाई कहते हैं। तो ये इनके स्टील में एक एडवांस चीज देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इस तरीके से आपका इंडोडर्मिस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ट्यूबरकुलाई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इतने चीज को आप ध्यान में रखेंगे। पहली चीज कैस्पेरियन स्ट्रिप का पाया जाना स्टेम के अंदर। एक चीज जो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग बनाती है वो बनाती है कि इसका जो जाइलम होता है वो क्या होता है, हमारा एक्सार्च होता है। कैसा होता है, एक्सार्च होता है। जबकि अगर हम लोग हायर प्लांट के स्टेम में देखें तो जो जाइलम होता है स्टेम का वो कैसा होता है, एंडार्च होता है। कैसा होता है, एंडार्च होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एंडार्च आपको किस में देखने को मिलता है, एंडार्च आपको जो है स्टेम में देखने को मिलता है किसके, हायर जो प्लांट होते हैं वो। मोनोस्टील क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा, मोनोस्टीलिक और पॉलीस्टीलिक क्या होगा।
कोई बच्चा बताएगा हमको, बताए भाई जल्दी से खटाखट। चलिए, मोनोस्टेलिक क्या होता है बताइए आप लोग। एक्सार्च मतलब जिसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की तरफ हो, ठीक है। प्रोटोजाइलम मतलब छोटी छोटी, जाइलम की जो छोटी सेल्स होती है जो बाहर की तरफ होती है उसको हम लोग एक्सार्च कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? नहीं समझ रहे हो तो देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं थोड़ा सा, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं तुम लोगों को। देखो 1 मिनट, हाँ यहां पे देख लो पता चल जाएगा। ओके देखो 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 क्या है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वेस्कुलर बंडल बनाया, ठीक है। वेस्कुलर बंडल बनाने के बाद मान लो मुझे इसमें जाइलम फ्लोएम दिखाना है, तो जाइलम फ्लोएम मान लो मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया, एक थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक है फिर भी सही बन रहा है। चलो ओके ओके, हाँ ठीक है। देखो अब मान लो यहाँ पे ये हमारी, इसी में हमारी जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। मैं इसी में जाइलम फ्लोएम है हमारी। मान लो एक लेयर हमने जाइलम की बना ली, एक लेयर हमने फ्लोएम की बना दी, ठीक है। जाइलम की बना दी, एक लेयर ऊपर इसके फ्लोएम की बना दी, जाइलम की बना दी और फिर फ्लोएम की बना दी। अब देखो यहाँ पे जो आप एक काम करिएगा, ऊपर वाली आप जाइलम बना लीजिए, ऊपर वाली जाइलम मान लीजिए, ठीक है। ऊपर वाली सेल्स को जाइलम मान लीजिए, क्योंकि प्रोटो नहीं बता पाऊंगा ना मैं फिर, ठीक है। ये ऊपर जो है हमारी ये सेल्स, ये हमारी क्या है, जाइलम है। अब यहां जो टिप की सेल है वो क्या होगी, शेप में छोटी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम कहेंगे। और जो बीच की जो मिडिल सेल होती है वो क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है, उसको हम लोग मेटा बोलते हैं, मेटाजाइलम बोलते हैं। तो जो जाइलम की बड़ी सेल, देखो यहां पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया था ना, देखो जाइलम की जो बड़ी सेल है वो कहां पे है, बीच में है, लेकिन अंदर की तरफ है। लेकिन जो प्रोटोजाइलम है, छोटी छोटी सेल्स, वो क्या है, बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ होने पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अंदर की तरफ मोटा, बाहर की तरफ पतला। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सार्च। मतलब अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो एक्सार्च, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो एंडार्च। ये पहचानने का सबसे सही तरीका है और यही तरीका होता ही है। हाँ तो मेरे सवाल को मैं एक बार देख लेता हूं, आप लोगों ने कितने लोगों ने जवाब दिया मोनोस्टेलिक का। ओके, सिंगल स्टील, मोनोस्टेलिक मेन सोल पार्ट ऑफ द स्टेम और रूट मिडिल पार्ट। ओके देखो यहाँ पे सिंपल है, मोनोस्टेलिक का मतलब अगर वेस्कुलर बंडल्स में हमारे एक टाइप का ही स्टील सिस्टम हो, मतलब एक ही स्टील मौजूद हो, तो उसको हम लोग मोनोस्टील कहते हैं। देखो जैसे हमने सेक्शन काटा ना, स्टेम का सेक्शन काटा ना, तो देखो यहाँ पे एक ही हमें स्टील देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक ही जाइलम फ्लोएम देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा मोनोस्टीलिक है। लेकिन कई दफे हमें जो है ये डाई स्टीलिक भी देखने को मिलता है। यहाँ पे मेरे पास डायग्राम तो नहीं है, पर आप देखेंगे मैं बना दे रहा हूं यहीं पे, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूं डाई स्टीलिक कैसा होगा। देखो जैसे आपने ये स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जब आपको दो दो स्टील देखने को मिल जाए, मतलब इसमें आपका एक जाइलम फ्लोएम यहां देखने को मिल जाए, एक जाइलम फ्लोएम यहां, तो इस तरीके की स्टील को हम लोग डाई स्टील बोलेंगे। और ये पॉली स्टीलिक भी हो सकती है, कई कई दफे पॉली स्टीलिक भी देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये जाइलम फ्लोएम वाला जो वेस्कुलर बंडल है, ये पूरा का पूरा जो सेट है, ये अगर हमें एक देखने को मिलता है किसी भी स्टेम के सेक्शन में तो मोनोस्टीलिक, दो देखने को मिलता है डाइस्टीलिक, बहुत सारे देखने को मिलते हैं तो पॉलीस्टीलिक। तो ये आपके सामने कुछ जीनस रखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को नोट्स भेज दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, बट वेसल्स जो होता है वो क्या होता है, आपको ट्रैकिड्स आपको प्रेजेंट दिखते हैं। वेसल्स आल्सो नोटिस्ड इन सिलेजिनेला डेंसा। सिलेजिनेला डेंसा एक स्पेसीज है, उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं ट्रैकिड्स वगैरह। एक सेकंड, मेरे कुत्ते थोड़े पागल हो गए, मैं थोड़ा इनको शांत करा देता हूं, 1 मिनट बस, थोड़ा वक्त देना। ये था आपका स्टेम। आगे बढ़ते हैं लीफ की तरफ। लीफ में नॉर्मल, जैसा कि मैंने आपको लाइकोपोडियम में बताया हुआ था, तो नॉर्मल सी चीजें हैं कुछ, उसको ध्यान दे देते हैं। अपर सरफेस एंड लोअर एपिडर्मिस होता है इसमें। एपिडर्मल सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मल सेल के पास में क्लोरोप्लास्ट होता है। स्टोमेटा अकर बोथ सरफेस की तरफ होती है, डॉर्सल वेंट्रल दोनों तरफ होंगी, ऊपर नीचे। मीजोफिल इज मेड अप ऑफ लूजली अरेंज्ड थिन वॉल्ड सेल। इंट्रासेलुलर स्पेसेस होगा मीजोफिल सेल्स के अंदर।
साथ में यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो होगा वो घिरा हुआ होगा बंडल शीथ सेल से। किससे? बंडल शीथ सेल से। अक्सर ऐसा ही होता है, जो हमारा बंडल शीथ सेल्स होता है वो बेसिकली घेरे हुए रहता है हमारे वेस्कुलर बंडल्स को। वेस्कुलर बंडल्स में आपके जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, मतलब यहाँ पे भी प्रोटोस्टील नेचर का आपको देखने को मिलता है, मतलब फ्लोएम जो है वो जाइलम को कवर करके रखती है। ठीक है, तो ये लीफ का है, नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो टर्म यूज किया गया है सेम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें लाइकोपोडियम में मैंने आपको बताया हुआ था, उसी तरह सिलेजिनेला में भी है। फ्रेगमेंटेशन सभी लोग जानते हो, ओल्डर पार्ट गिरेगा उससे बनेगा। बल्बिल का फॉर्मेशन बताया था मैंने आपको, किसके साथ में बताया था बल्बिल का फॉर्मेशन? एक स्ट्रक्चर था ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था वो, और उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर था, तो बल्बिल फॉर्मेशन भी बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ट्यूबर का फॉर्मेशन भी वहां पे बताया था, ट्यूबर सेल्स वाला, अगर आपको याद होगा तो ट्यूबर सेल्स वाला बताया हुआ था। तो लाइकोपोडियम वाला जो देख लेना, और रेस्टिंग बर्ड भी था वहां पे, तो आपको सब वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको बार बार बात नहीं करेंगे, अदरवाइज लेक्चर लंबा जाता है। तो नॉर्मली लाइकोपोडियम वाले जैसा ही है, लाइकोपोडियम पढ़ लो चाहे इसको पढ़ लो, बात एक ही है। ठीक है, मतलब केवल वेजिटेटिव वाले में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें स्पोर का प्रोडक्शन होता है। सिलेजिनेला जो होती है वो हेट्रोस्पोरस होती है। कैसी होती है? हेट्रोस्पोरस होती है, मतलब दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, मेगा स्पोरेंजियम या फिर मेगा स्पोरोफिल। दो, ठीक है ना, मेगा स्पोरेंजियम होते हैं, दो टाइप के स्पोर होते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। तो मेगा स्पोर कहां होंगे? मेगा स्पोरेंजियम में होंगे, और माइक्रो स्पोर कहां होंगे? माइक्रो स्पोरेंजियम में होंगे। तो ये कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। और लाइकोपोडियम कैसा होता था? होमोस्पोरस होता था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, वहां पे आपको मेगा माइक्रो नहीं देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको मेगा माइक्रो देखने को मिलेगा। मेगा स्पोरेंजियम पाई जाती है, और साथ में माइक्रो स्पोरेंजियम भी यहाँ पे पाई जाती है। माइक्रो स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर होता है, जो कि आगे जाकर के मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है? मेल गैमेट बनाता है। और वहीं पे जो मेगा स्पोरेंजियम है वो आगे जाके क्या बनाता है? फीमेल गैमीड बनाता है। फीमेल गैमीड बनाता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्लियर? सबको इतनी बात समझ में आई? सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस होता है, मतलब इसमें दो टाइप के स्पोर होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्पोर जो कि डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, और एक होता है मेगा स्पोर्स जो कि डेवलप होता है मेगा स्पोरेंजियम में। दोनों में मेगा स्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेट्स बनाता है, और जो माइक्रो स्पोर होता है वो हमारा मेल गैमेट बनाता है। मेगा स्पोर में जो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं या फीमेल गैमेट्स बनते हैं, उसमें आपकी एग रहती है, और माइक्रोस्पोरेंजियम में आपकी क्या होती है? स्पर्म सेल्स होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम से स्पर्म आती है, मेगा स्पोरेंजियम में उसको मतलब मेगा स्पोर में, और मेगा स्पोर में जाकर के वो मेगा एग को फ्यूज करती है, और फिर उससे हमारे गैमेटोफाइट बनते हैं। क्लियर? मेरी बात को लाइफ साइकिल के थ्रू अब आप समझ जाएंगे। आगे थोड़ा सा डायग्राम को आप और ज्यादा डीप में समझ लो। देखो ये क्या है? कोन, जिसको हम लोग बेसिकली टेरिडोफाइटा की जब बात करते हैं तो इसको स्ट्रोबिलस नाम देते हैं। कोन वर्ड जो है वो थोड़ा सा हम लोग सेम ही चीज को बताते हैं इसको, कि इसको इस तरह लिख देते हैं कोन को, लेकिन कोन जो है वो हमें थोड़ा शोभा देता है जिम्नोस्पर्म के केस में। यहां पे जब भी बात करो तो आप स्ट्रोबिलस की बात करो तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहां पे देखो आप कि दो तरह के, मतलब यहाँ पे हेट्रोस्पोरस है ना, होमोस्पोरस होता तो फिर माइक्रो और मेगा का कोई जिक्र ही ना होता, केवल यहाँ पे क्या होता? स्पोरेंजियम होता। क्या होता? स्पोरेंजियम वर्ड होता, लेकिन मेगा और माइक्रो का यूज ना होता। तो लाइकोपोडियम में स्पोरेंजियम वर्ड यूज होगा, लेकिन सिलेजिनेला में आपका मेगा और माइक्रो यूज होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मेगा स्पोरोफिल किसको कंटेन करती है? मेगा स्पोरेंजियम को, मतलब फीमेल बॉडी को कंटेन करती है। वहीं दूसरी तरफ माइक्रो स्पोरोफिल जो है वो माइक्रो स्पोरेंजियम को कंटेन करती है। और यहां पे देखिए ये आपका है माइक्रो स्पोरेंजियम, और ये आपका है मेगा स्पोरेंजियम। जूम करके दिखाया, जूम करके अगर आप देखिए तो लिग्यूल दिख रहा है आपको, बेसल सेल्स दिख रही हैं, और साथ में यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? माइक्रो स्पोर्स दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे माइक्रो स्पोर्स।
साथ में इसकी वॉल पे आपको टैपिटम भी देखने को मिल रही है, टैपिटम जो कि इसको नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड कराएगी, प्रोटेक्शंस वगैरह प्रोवाइड कराएगी, और ऊपर की तरफ स्पोरेंजियल वॉल होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेगा स्पोर्स की, तो यहाँ पे आपको मेगा स्पोर देखने को मिल रहे हैं। अब जब आप इनकी लाइफ साइकिल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सारी बातें क्लियर हो जाती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यही आपका एकदम से क्लियर इंफॉर्मेशन बता देगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। अभी मैं जूम नहीं करूंगा, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन लग रहा है मुझे जूम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले प्लांट के ऊपर चलते, कहाँ गया हमारा प्लांट, ठीक है। ओके, प्लांट 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 प्लांट, कहाँ शुरुआत हो रही लाइफ साइकिल की, चलो यहां से देखते हैं। देखो सबसे पहले बताओ ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसके अंदर क्या बनेगा, मेल माइक्रोस्पोर बनेगा। फीमेल के अंदर क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है। इसके अंदर क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। सबको इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जो आपका माइक्रोस्पोर था वो आगे डेवलप किया। पहले देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। पहले डिप्लॉयड था, लेकिन माइक्रोस्पोर बनने में क्या हो गया, हैप्लॉयड होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा। माइक्रोस्पोरेंजियम मेगा स्पोरेंजियम था तो डिप्लॉयड मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें स्पोर्स डिवाइड करना शुरू किए, माइक्रोस्पोर बनना शुरू हुआ, तो ये क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया। हुआ कि नहीं हैप्लॉयड, देखो यहाँ पे। अब ये आपका माइक्रोस्पोर बन गया। माइक्रोस्पोर का मैंने क्या बताया, मेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। वहीं पे मेगा स्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। तो देखो भाई, फीमेल गैमेट है, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, ये हमारा मेल गैमेटोफाइट है। क्लियर, इतनी बात समझ में आया। हेट्रोस्पोरस है ना, तो मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स आपके बने। तो मेल गैमेटोफाइट में क्या हुआ, आपका स्पोर बनने शुरू हुए, मतलब स्पर्म्स बनने शुरू हुए। अब ये जो स्पर्म्स थे या स्पोर्स थे, मतलब स्पर्म्स बोलो आप, स्पोर नहीं बोलोगे, स्पोर तो बन चुका है, स्पर्म्स। अब ये जो स्पर्म्स है ये मूव करेगा, और मूव करके मेल गैमेटोफाइट के आर्किगोनिया में जाएगा, और आर्किगोनिया में जाकर के एग को क्या कर देगा, फ्यूज कर देगा। फ्यूज करने के बाद इसी में हो रहा है, ये मेगा स्पोर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, मतलब तुम इस मेगा स्पोर को फ्लावर मान लो, और इसको जो है तुम एंथर मान लो। इनसे आ गया ना इसमें, इसके अंदर, और फ्यूज कर गया। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और जाइगोट के बाद फिर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना, और सॉरी गैमेटोफाइट तो यही है, सॉरी स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, मतलब नई सिलेजिनेला बननी शुरू हुई। अंतर देखा आपने, अंतर यहां पे ये था लाइकोपोडियम से, कि यहां पे किसी भी तरीके का जो गैमेटोफाइट आप लाइकोपोडियम में अलग अलग तरह का देख रहे थे वो यहां देखने को नहीं मिला। मतलब ग्रीनी स्ट्रक्चर जो था पूरा गैमेटोफाइट का, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। प्रोथैलस क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, देखने को नहीं मिला। यहाँ पे सीधे गैमेटोफाइट जाइगोट से डेवलपमेंट कर गया स्पोरोफाइट में। ये डिफरेंस है लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल में और सिलेजिनेला की लाइफ साइकिल में। ध्यान रखिएगा, जो चीज हम लोग लाइकोपोडियम में देखते तो क्या होता, लाइकोपोडियम में देखते तो यही होता कि स्पोर जाता, जर्मिनेट करता, स्पोर जाता क्या करता, जर्मिनेट करता आपका, और गैमेटोफाइट बनाता, और फिर गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल होते, फिर मेल फीमेल जो है डिवाइड कर, मतलब फर्टिलाइज करते, और फिर स्पोरोफाइट बनता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे भाई पहले ही मेल माइक्रोस्पोर ने माइक्रोस्पोर ने मेल गैमेटोफाइट बनाया, और मेगा स्पोर ने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। आपस में दोनों फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद सीधे स्पोरोफाइट बना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि यहां पे गैमेटोफाइट फेज क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। मतलब वो जो प्रोथैलस था वो यहाँ पे लेस हो गया, बिल्कुल अननोन हो गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यही चीज आपको बगल में जो लाइफ साइकिल दिखाई है उसको जो है एक आउटलाइन दिखाया हुआ है, डायग्रामेटिकली नहीं दिखाया गया है, लेकिन फिर भी आपको समझा दूंगा हर चीज। सिलेजिनेला स्ट्रोबिलस होता है जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल का काम मेल बनाना और मेगा का काम फीमेल बनाना। मियोसिस हुई इसके अंदर, बहुत ढेर सारे माइक्रोस्पोर बने और बहुत ढेर सारे मेगा स्पोर्स बने। माइक्रोस्पोर का काम मेल गैमेटोफाइट, मेगा स्पोर का काम फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड्स बने या स्पर्म्स बने, फ्यूज किए, सिंगेमी हुई,
ऊ स्पोर्स बना 2n, फिर एम्ब्रियो, और उससे डायरेक्ट हमारा सिलेजिनेला। ठीक है, समझ गए कि नहीं मेरी बात? तो सिंपल लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है सिलेजिनेला के अंदर, उससे भी सिंपल आपको लाइकोपोडियम के अंदर। तो मैं जो है थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूं लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल की तरफ, और वहां पे भी हम आपसे डिस्कस करते हैं दोनों की लाइफ साइकिल को। तो यहां पे भी मैं जूम करके आपको ये बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा तुरंत खटाखट। ठीक है, बाकी जो भी चीजें यार आप लोग बार बार पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो ये है हमारा लाइकोपोडियम, थोड़ा डायग्राम धुंधला है पर दिखेगा, ये लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में देखो भाई, सीधे कोई भी माइक्रोमेगा का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई माइक्रोमेगा का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल इसके अंदर एक टाइप का स्पोर निकलता है जिसको हम लोग मियोस्पोर कहते हैं, मायोस्पोर कहते हैं। पहले भी पढ़ाया हूं, ब्रायोफाइटा में भी पढ़ाया हूं, क्योंकि प्रिमिटिव नेचर का है ना ये। तो देखो मायोस्पोर निकले, मायोस्पोर के बाद ये गैमेटोफाइट बनाए जो कि ग्रीन कलर के थे, जो हमें देखने को नहीं मिले थे सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला में बाजी अलग थी। सिलेजिनेला में देखो कहीं पे भी ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, कहीं पे नहीं। यहाँ पे माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे इसी प्रोथैलस के ऊपर गैमेटोफाइट होते हैं, एंथ्रीलिया और आर्किगोनिया होते हैं। तो यहां से आपके स्पोर्स बनते हैं, फिर डेवलपमेंट होता है, तब स्पोरोफाइट बनते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला स्टेप था ना, ये वाला, ये इसको पूरा खत्म कर दिया इसने। कहा कि भाई हम सीधे स्पोर को ला करके बनाएंगे, हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो गैमेटोफाइट स्टेज ग्रीन वाली आपको देखने को मिलती है वो लाइकोपोडियम का कैरेक्टर है, लेकिन हेटेरोस्पोरस होना वो सिलेजिनेला का कैरेक्टर है। सबको सिलेजिनेला लाइकोपोडियम समझ में आया? हमको जवाब दे दो, आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बता दो सब लोग। चलो